एनपीपी प्रमुख कोनराड संगमा ने लगातार दूसरी बार संभाली मेघालय के मुख्यमंत्री की कुर्सी। नागालैंड में नेतुरियो को राज्यपाल ला गणेशन ने दिलाई मुख्यमंत्री पद की शपथ। दोनों ही शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री सहित गृह मंत्री रहे मौजूद। त्रिपुरा में माणिक साह कल लेंगे शपथ। लंदन में दिए राहुल गांधी के बयान पर भाजपा का पलटवार। रविशंकर प्रसाद ने बयान को बताया भारत की संसद, लोकतंत्र, राजनीतिक व्यवस्था और भारत की जनता का अपमान। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले मामले में ईडी ने मनीष सिसोदिया से की पूछताछ। घोटाले में हुई 11वीं गिरफ्तारी। हैदराबाद के व्यापारी अरुण पिल्लई को भी ईडी ने किया गिरफ्तार। जमीन के बदले रेलवे में नौकरी देने के घोटाले के मामले में लालू से भी सीबीआई ने की पूछताछ। यूपीए सरकार में रेल मंत्री रहते लालू परिवार पर रेलवे में ग्रुप डी में नौकरी के बदले लोगों से जमीन लेने का आरोप। पीएम मोदी ने विकास के अवसर पैदा करने के लिए वित्तीय सेवाओं की दक्षता बढ़ाना विषय पर बजट वेबिनार को किया संबोधित। बैंकिंग प्रणाली का फायदा अधिकतम लोगों तक पहुंचाने पर दिया जोर। और देश भर में परंपरागत ढंग से मनाई जा रही है होली। देश के अधिकांश हिस्सों में होलिका दहन का हुआ आयोजन। कल होगा रंगोत्सव। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान सहित कुछ अन्य राज्यों में आज मनाया गया त्योहार। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। पूर्वोत्तर के जिन 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे वहां सरकार बनाने का काम शुरू हो गया है। आज नागालैंड और मेघालय में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ, जहां पीएम मोदी मौजूद रहे। नागालैंड में एनडीपीपी भाजपा गठबंधन के मुख्यमंत्री के रूप में नेफुरियो ने 5वें कार्यकाल की शपथ ली, तो कोनराड संगमा ने लगातार दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पूर्वोत्तर राज्यों में जिन 3 में विधानसभा चुनाव हुए वहां भाजपा गठबंधन की सत्ता में वापसी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों और विकास कार्यों को लेकर लोगों ने एक बार फिर भाजपा सरकार पर भरोसा जताया। शपथ ग्रहण के बाद प्रधानमंत्री मोदी गुवाहाटी पहुंचे तो लोगों ने भव्य अभिनंदन किया। प्रधानमंत्री ने भी बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों को धन्यवाद दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने नागालैंड में हुए शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत की। नागालैंड में एनडीपीपी भाजपा गठबंधन के मुख्यमंत्री के रूप में नेफुरियो ने 5वें कार्यकाल की शपथ ली। कोहिमा के कैपिटल कल्चरल हॉल में नागालैंड के राज्यपाल ला गणेशन ने रियो को पद की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में एनडीपीपी के टी.आर. जेलियांग और बीजेपी के वाई पैटर्न ने राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। यह पहली बार है कि नागालैंड में 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। समारोह में अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली। एनडीपीपी बीजेपी गठबंधन ने 60 विधानसभा क्षेत्रों में से 37 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल किया है। नागालैंड में पहली बार महिला विधायक भी विधानसभा पहुंची है और उन्हें भी मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। So it's very rare that Honorable Prime Minister, Home Minister and National President come together to grace the occasion. We are very grateful for them. Women can also be accepted. The Naga guys are more broad-minded. I am elected by the guys and the women together. So this shows that women can also get everything done if they try very hard, if they are hardworking, if they are serious and if they are sincere. मेघालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में कोनराड संगमा ने लगातार दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मेघालय के राज्यपाल फागू चौहान ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। एनपीपी, भाजपा, यूडीपी, पीडीएफ, एचएसपीडीपी और कुछ निर्दलियों के साथ मेघालय डेमोक्रेटिक अलायंस 2 दूसरी बार सत्ता में आई है। गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी
शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित रहे। वहीं प्रोस्टॉन टाइनसॉन्ग और श्री आओ भालंगधर ने राज्य के उप मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों ने भी शपथ ली। हम लोग बिल्कुल बॉटम में थे, लेकिन 5 साल में हमने उठाकर हम अपने स्टेट को सबसे अच्छी स्टेटों में से एक स्टेट में के लेवल पर हम लोग ले गए। तो मेरा ध्यान जो होगा ओवरऑल गवर्नेंस और डिलीवरी मैकेनिज्म में ओवरऑल रहेगा। पूर्वोत्तर के राज्यों में त्रिपुरा में भी भाजपा ने दोबारा सत्ता में वापसी की है। माणिक साहा दूसरी बार कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। बेहद खास मौका होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद होंगे। स्वामी विवेकानंद मैदान में शपथ ग्रहण समारोह की पूरी तैयारियां हो चुकी है और जगह जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की तैयारी है। यह दूसरा मौका है जब राज्य में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बन रही है। शिलांग से रमा त्यागी, कोहिमा से धीरज और अगरतला से शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। संस्थाओं पर किए जा रहे हमलों को लेकर भाजपा ने पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा है कि राहुल ने भारत के लोकतंत्र, संसद, राजनीतिक व्यवस्था और भारत की जनता समेत न्याय व्यवस्था और सामरिक सुरक्षा सभी का अपमान किया है। इस बीच संसद को लेकर दिए राहुल के बयान पर राज्यसभा के उपसभापति ने भी राहुल के आरोपों को नकारा है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ब्रिटेन के दौरे पर पहुंचे हैं, जहां वो अपने बयानों से लगातार विवादों में हैं। सोमवार को लंदन में हाउस ऑफ पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में ब्रिटिश सांसदों के बीच दिए गए राहुल के बयान पर बीजेपी ने राहुल पर करारा पलटवार किया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी जी ने लंदन में अपने भाषणों में भारत के लोकतंत्र, संसद, राजनीतिक व्यवस्था और भारत की जनता समेत न्याय व्यवस्था और सामरिक सुरक्षा सभी का अपमान किया है। रविशंकर ने राहुल की बयान को लेकर कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी सवाल पूछे। सोनिया जी, अपने सुयोग्य पुत्र की इस गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी का आप क्या समर्थन करती हैं? ये भी भाजपा आपसे जानना चाहती है। राहुल गांधी ने आज देश की जनता को शर्मसार किया है। 132-33 करोड़ जनता को, जिसको भारत के लोकतंत्र पर गर्व है, जिसको अपनी क्षमता पे गर्व है कि किसी को भी बदल सकते हैं, उनके बारे में बातें कही हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देश के लोकतंत्र में विदेशी ताकतों के हस्तक्षेप से जुड़े राहुल गांधी के बयान पर भी बीजेपी ने करारा वार किया और कहा कि हम किसी विदेशी ताकत के भारत में आंतरिक हस्तक्षेप को लेकर विरोधी रहे हैं। सरकार किसी की भी हो, हम कभी किसी विदेशी ताकत का भारत में आंतरिक हस्तक्षेप को लेकर मुखर विरोधी रहे हैं और भाजपा तो इसकी बहुत ही ज्यादा सशक्त रूप से विरोधी है। आज राहुल गांधी ने भारत का जो एक कंसेंसस रहा है कि नो फॉरेन कंट्री मस्ट इंटरवीन इन इंडियाज इंटरनल अफेयर्स, उसको विदेश की धरती से शर्मसार करने की कोशिश की है। संसद में विपक्षी नेताओं के न बोलने संबंधी बयान पर भी राहुल की जोरदार आलोचना हो रही है। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने भी कहा है कि उन्होंने सदन में ऐसा कभी नहीं देखा। नितांत असत्य, बेबुनियाद, आधारहीन, नथिंग कैन बी मोर फॉल्स देन दिस। मैं पिछले 9 वर्षों से संसद में हूं और मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि इस तरह की बात किसी से आज तक न सुनने को मुझे मिली, न मेरी जानकारी में। भारतीय संसद लोकतंत्र का जीवंत स्वरूप है। 1952 से जिन परंपराओं, जिन नियमों, जिन ट्रेडिशंस, जिन व्यवस्थाओं के तहत संसद चलती रही, आज भी उन्हीं के तहत चल रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में राहुल की टिप्पणी पर भी बीजेपी के तमाम नेताओं ने राहुल को खरी खोटी सुनाई है। चाहे राहुल गांधी जी हो, कोई भी हो, सुबह से रात तक सरकार को गाली देते रहते हैं, मोदी जी को गाली देते रहते हैं और जो सबसे ज्यादा बोलते हैं वही बोलते हैं कि बोलने नहीं दिया जा रहा है। देश को दुनिया में बदनाम करना, देश के अच्छे संगठनों को दुनिया में बदनाम करना, ये कांग्रेस का फैशन बन गया है। बेचैन है, सत्ता के वियोग में है, सत्ता नहीं मिल रही है कांग्रेस को,
इसके कारण से उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, उनका मानसिक संतुलन सबका बिगड़ा हुआ। चीन के बारे में राहुल की टिप्पणी भी बीजेपी को नागवार गुजरी है। बीजेपी ने कहा है कि राहुल गांधी चीन को सद्भावना का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। विक्रमजीत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। नौकरी के बदले जमीन के घोटाले के मामले में सीबीआई ने आज लालू यादव से दिल्ली में पूछताछ की। कल इसी मामले में राबड़ी देवी से पटना में पूछताछ हुई थी। इस मामले में 15 मार्च को आरोपियों की पेशी है। तो वहीं भ्रष्टाचार के एक और मामले में ईडी ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से तिहाड़ जेल जाकर पूछताछ की। भ्रष्टाचार के इन मामलों में घिरे नेताओं पर हो रही कार्रवाई पर राजनीति भी खूब हो रही है। भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में जांच एजेंसियां लगातार कार्रवाई कर रही हैं। सीबीआई हो या ईडी, सभी भ्रष्टाचार से जुड़े केसों में पूछताछ में लगी हुई हैं। जमीन के बदले नौकरी मामले में सीबीआई की एक टीम ने मंगलवार को आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव से पूछताछ की। लालू यादव अपनी बेटी मीसा भारती के दिल्ली स्थित आवास पर रह रहे हैं। सीबीआई की टीम यहीं उनसे पूछताछ करने पहुंची। माना जा रहा है कि सीबीआई अधिकारियों ने उनसे इस मामले में कुछ सवाल जवाब किए। इससे पहले सोमवार को सीबीआई ने बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी से करीब 5 घंटे तक पूछताछ की थी। सीबीआई का आरोप है कि 2004 से 2009 के दौरान रेल मंत्री रहते हुए लालू परिवार को रेलवे में ग्रुप डी की नौकरी के बदले लोगों द्वारा तोहफे में या कम दाम में जमीन दी गई। आरोप है कि लालू यादव और उनके परिवार ने कथित तौर पर 7 लोगों को जमीन के बदले रेलवे में नौकरी दी थी। बीजेपी ने इस मामले में लालू परिवार पर तो निशाना साधा ही, नीतीश कुमार पर भी हमला किया है। नीतीश बाबू क्या हो गया भाई, कुर्सी के लिए इतने आप आतुर हैं कि सारी सीमाएं पार कर जाएंगे आप शर्मनाक समझौते की। नीतीश बाबू आप सुशासन बागबू कहलवाना बंद करिए। इस बीच दिल्ली आबकारी मामले में मनीष सिसोदिया पर सीबीआई के बाद प्रवर्तन निदेशालय का भी शिकंजा कस रहा है। ईडी अधिकारियों की एक टीम ने मंगलवार को तिहाड़ के जेल नंबर 1 में मनीष सिसोदिया से पूछताछ की। बीजेपी इस मामले में लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार पर हमला बोल रही है। जिन्होंने दिल्ली को बेदर्दी के साथ लूटा है, एजेंसीज उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर रही हैं और यदि इनको ये लगता है कि एजेंसीज उनके साथ जस्टिस नहीं कर रही है, न्याय नहीं कर रही है, तो कोर्ट का दरवाजा इनके लिए खुला हुआ है। इस बीच ईडी ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े केस में हैदराबाद के बिजनेसमैन अरुण पिल्लई को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। मामले में ईडी द्वारा यह 11वीं गिरफ्तारी है। बताया जा रहा है कि अरुण पिल्लई दक्षिण भारत से रिश्वत देने वाले ग्रुप के प्रमुख सदस्य हैं। नीरज सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। आज 5वां भारतीय जन औषधि दिवस मनाया गया। देश के लोगों को सस्ता इलाज उपलब्ध कराने के लिए पीएम मोदी ने 5 साल पहले जो बड़ी शुरुआत की थी वो आज रंग लाती नजर आ रही है। बीते 5 वर्षों में जन औषधि केंद्र की सस्ती दवाओं से गरीबों के करीब 20,000 करोड़ रुपए बचे हैं। तो आज देश में 9,000 से ज्यादा केंद्र संचालित हैं, जिस पर 1800 सस्ती दवाएं और करीब 300 सर्जिकल उपकरण मिलते हैं। आज देश भर में करीब 9,000 जन औषधि केंद्र हैं। इन केंद्रों पर बाजार से बहुत सस्ती कीमत पर दवाएं उपलब्ध हैं। इससे भी गरीब और मिडिल क्लास परिवारों को लगभग सिर्फ दवाई खरीद करने में 20,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। यानी सिर्फ 2 योजनाओं से ही अभी तक भारत के हमारे नागरिकों के 1 लाख करोड़ रुपए उनकी जेब में बचे हुए हैं। कोई भी बीमार बिना दवाई के ना रहे और सभी को सस्ती और गुणवत्ता वाली दवाइयां मिल सके, इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना की शुरुआत की गई थी और आज ये परियोजना देश के आम जनमानस के जीवन पर सीधा और सकारात्मक प्रभाव डाल रही है। एक मृत योजना को प्रधानमंत्री मोदी ने फिर से जीवित कर देशवासियों को सस्ती और अच्छी दवाइयां उपलब्ध करवाई हैं। आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक जन औषधि केंद्र खुल गए हैं, जहां 50 से 90% तक दवाइयां सस्ती मिलती हैं। इस योजना से जरूरतमंदों के 20,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। मंगलवार को 5वां प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि दिवस मनाया गया। जन औषधि के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए
देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए गए। देश के अलग अलग राज्यों में केंद्रीय मंत्रियों ने जन औषधि केंद्रों का दौरा किया। केंद्रीय स्वास्थ्य और उर्वरक एवं रसायन मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में जन औषधि केंद्र का दौरा किया। और क्वालिटी मेडिसिन मिल रही है, सस्ती, कितनी सस्ती। आप सामान्य फार्मेसी पर जाएंगे और कोई कैंसर की मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर साहब ने दिया हो और आपको वहां कोई मेडिसिन 1000 रुपीज 1000 रुपीज में एक ट्रिप मिलेगी, तो आप जन औषधि केंद्र में जाएंगे, वहां 200 रुपया में भी मिल सकती है। अन्य केंद्रीय मंत्री भी देश के अलग अलग हिस्सों में जन औषधि केंद्र पर पहुंचे और वहां के बारे में जानकारी ली। मंत्रियों ने दुकानदारों के साथ ही खरीदारों से भी बातचीत की। जन औषधि केंद्र हो 9000 से अधिक या आयुष्मान भारत के ओर से 50 करोड़ हमारे भाई बहनों का मुफ्त में इलाज करने का कार्यक्रम हो, हार्ट के स्टेंट्स या नी के इम्प्लांट्स को सस्ता करने का काम हो, और आपको ध्यान होगा वो लगभग 12-15% रह गई कीमत। प्रधानमंत्री जी के विजन में लोगों को स्वस्थ होने के लिए सस्ती दवाइयाँ मिले, दवाइयाँ आपके नज़दीक मिले, उसके लिए जन औषधि योजना को सरकार के द्वारा चलाया जाता है। WHO GMP सर्टिफाइड दवा उत्पादकों के से ही इसको खरीदा जाता है, तो क्वालिटी ऑफ मेडिसिन है उसको भी इंश्योर किया जाता है। लेकिन ये इंश्योर करना जरूरी है कि हमारे डॉक्टर्स भी इन दवाइयों को जरूर लिखें। जब तक डॉक्टर नहीं लिखेगा तब तक पेशेंट जन औषधि केंद्र पर नहीं जाएगा। देश के 764 जिलों में से 743 जिलों में जन औषधि केंद्र खुल गए हैं। इन केंद्रों पर हर दिन 12 लाख से ज्यादा लोग दवाइयां खरीद रहे हैं। ये परियोजना देश के गरीब और मध्यम वर्ग के लिए संजीवनी बनकर उभरी है। जन औषधि पे आते हैं, सस्ता दवाई ले जाते हैं। पैरालाइट के मरीज हूँ मेरे हर बराबर दवाई लेने आता हूँ, सस्ता पड़ता है। जन औषधि से दवाइयाँ खरीदने पर एक तो बजट कम हो जाता है। जो दवाइयाँ पहले 5-5 हज़ार का कई बार महीने का बजट आ जाता था, आज वो 300-400 तक में सीमित हो जाता है। 80% तक की छूट मिलती है। जन औषधि के बारे में जागरूकता के लिए सरकार ने 1 से 7 मार्च के बीच 1 हफ्ते का जन जागरूकता अभियान चलाया। इसके लिए हर दिन थीम आधारित कार्यक्रम बनाए गए थे। इस दौरान 2 जन औषधि ट्रेनें भी चलाई गईं। एक ट्रेन दिल्ली से छत्तीसगढ़ के दुर्ग तो दूसरी ट्रेन पुणे से दानापुर के लिए चलाई गई। रेल मंत्री ने देश के सभी रेलवे स्टेशन पर जन औषधि केंद्र खोलने की भी घोषणा की है। जन औषधि केंद्रों पर न केवल सस्ती और अच्छी दवाइयां मिलती हैं, बल्कि ये रोजगार का भी अहम साधन है। कोई भी व्यक्ति जन औषधि केंद्र खोल सकता है और इसके लिए सरकार वित्तीय सहायता देती है। सरकार ने इस साल के आखिर तक देश भर में 10,000 जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है। देश के दूर दराज इलाकों और ब्लॉक स्तर पर जन औषधि केंद्र खुल रहे हैं ताकि हर व्यक्ति को इसका लाभ मिल सके। चंद्रशेखर, अनुज यादव और आयशा खानम के साथ नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है, जबकि 8 मार्च को महिला दिवस। देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र जो सस्ती, सुलभ और उच्च गुणवत्ता वाली दवाइयां उपलब्ध कराते हैं, जिससे महिलाओं समेत गरीब, वंचित समाज के लोगों की जिंदगी में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। इसके अलावा सरकार महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सी योजनाओं के जरिए उन्हें सशक्त बना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरीबों को सस्ती, सुलभ और उच्च गुणवत्ता वाली दवाइयां उपलब्ध कराने की महत्वाकांक्षी योजना के मद्देनजर हर साल 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है। जेनेरिक दवाओं के प्रति जागरूकता और विश्वास पैदा करने के मकसद से मनाया जाने वाला जन औषधि दिवस से पिछले 4 सालों में समाज में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिला है। वर्तमान समय में देश भर में 9,000 से अधिक औषधि केंद्र मौजूद हैं। इन केंद्रों में बाजार से 50 से 90% सस्ती दवाएं उपलब्ध होती हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के अनुसार इससे देश भर के नागरिकों की 20,000 करोड़ की बचत हुई है। जन औषधि केंद्र खोलने के लिए सरकार 5 लाख रुपए तक की मदद देती है।
महिला उद्यमियों समेत कई दूसरे वर्गों को 2 लाख अलग से दिए जाते हैं। जन औषधि दिवस महिला दिवस से एक दिन पहले मनाया जाता है। तो यहाँ समझने की कोशिश करते हैं कि इन जन औषधि केंद्रों की देश की आधी आबादी की जिंदगी में क्या भूमिका है। सस्ती और गुणवत्ता वाली दवाइयों के अलावा इन जन औषधि केंद्रों की महिलाओं की पीरियड संबंधी स्वास्थ्य को और बेहतर बनाने में बड़ी भूमिका रही है। देश में मौजूद जन औषधि केंद्रों पर बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन सुविधा 1 रुपए में उपलब्ध होती है। पिछले 4 सालों में इन जन औषधि केंद्रों से 35 करोड़ सैनिटरी पैड बिके। दरअसल मार्केट में मिलने वाले अधिकतर पैड सिंथेटिक फाइबर जैसे प्लास्टिक से बने होते हैं। इससे जमा होने वाला कचरा पर्यावरण को बहुत दूषित करता है, जबकि इसके विपरीत जन औषधि का सुविधा पैड्स बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जो किसी बैक्टीरिया या जीव जंतु से नष्ट हो जाते हैं और प्रदूषण की समस्या भी नहीं पैदा करते हैं। सरकार ने महिलाओं के जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक के बाद एक कई कदम उठाए हैं। इनमें कुछ प्रमुख जैसे कुपोषण मुक्त भारत बनाने के लिए 8 मार्च 2018 को पोषण अभियान शुरू किया गया। पोषण अभियान के तहत बच्चों, किशोरों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पोषण संबंधी परिणामों में सुधार किया जाता है। मिशन पोषण 2.0 एक एकीकृत पोषण समर्थक कार्यक्रम है। ये बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण की चुनौतियों का समाधान करता है। महिला हेल्पलाइन 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही है। सितंबर 2022 तक 82 लाख से अधिक महिलाओं ने इस पर संपर्क किया। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना PMMVY के तहत महिलाओं को आर्थिक मदद दी जाती है। 3.24 करोड़ से अधिक लाभार्थियों का नामांकन किया जा चुका है, जिसमें 2.93 करोड़ लाभार्थियों को कुल 12,924 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया है। 2017 में पहले 2 बच्चों के लिए मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन बिना किसी लागत के गरिमापूर्ण, सम्मानजनक और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करता है। जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य गरीब गर्भवती महिलाओं के संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देते हुए मातृ एवं नवजात मृत्यु दर को कम करना है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया। सामान्य प्रसव, सिजेरियन परिचालन और बीमार नए जन्म सहित गर्भवती महिलाओं को पूरी तरह से निःशुल्क और नकद रहित सेवाएं प्रदान करने की एक पहल है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो देश भर में महिलाओं सहित लोगों की जरूरतों के प्रति जवाबदेह और उत्तरदायी, समान, सस्ती, गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य देखभाल सेवा सुनिश्चित करती है। इसके अलावा और बहुत सी दूसरी योजनाएं हैं जिससे देश की आधी आबादी में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और देश भर में होली की धूम देखने को मिल रही है। मथुरा, काशी से लेकर देश के तमाम शहरों में होली का खुमार सर चढ़कर बोल रहा है। कल होली खेली जाएगी, उससे पहले बाजारों में रौनक है तो लोग अभी से होली खेलना भी शुरू कर चुके हैं। देश में होली का त्योहार पारंपरिक अंदाज के साथ मनाया गया। कई इलाकों में जहां रंगोत्सव आज ही मनाया गया तो कहीं होलिका दहन का कार्यक्रम हुआ। फागुन महीने की पूर्णिमा के दिन होलिका दहन होता है और अगले दिन रंगोत्सव का। देश के कई हिस्सों में रंगोत्सव का त्योहार आज ही मनाया गया और बाकी बचे हिस्सों में कल होली खेली जाएगी। गुजरात में विधायकों ने सचिवालय परिसर में होली खेली। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर में होली के कार्यक्रम में शिरकत की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई में अपने परिजनों और समर्थकों के साथ होली खेली। आज इसका होली का दहन हुआ है। कल सभी लोग मिलकर इसको हम लोग रंगों के साथ भी इसको कल खेलेंगे और इस त्यौहार को मनाएंगे। सभी समाज, सभी वर्ग के लोग एक दूसरे के रंग में मिल जाए, ऐसी होली की शुभकामनाएं। इसके अलावा वृंदावन, मुंबई के मरीन ड्राइव पर लोगों ने जमकर होली खेली। देश के अन्य हिस्सों में भी होली खेली गई। वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार सहित उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में रंगोत्सव कल मनाया जाएगा। हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे और हमें इतना मजा पहली बार आया क्योंकि हम फर्स्ट टाइम यहाँ पे एंजॉय करने के लिए आए हैं। Hello, my name is Noelia. I'm from Argentina and I love it India in this festival. पौराणिक कथाओं के मुताबिक विष्णु भक्त प्रहलाद को उसके पिता हिरण्याकश्यप ने होलिका की सहायता से मारना चाहा था।
लेकिन भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह अवतार प्रकट हुए और हिरण्याकश्यप का वध कर दिया। परंपरा के मुताबिक होलिका दहन उसी पौराणिक घटना की याद में किया जाता है और अगले दिन रंगोत्सव की धूम होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए कुछ महत्वपूर्ण खबरें देखते हैं फटाफट अंदाज में। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने फुलवारी शरीफ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया मामले में केरल के कासरगोड और कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ से 5 हवाला ऑपरेटरों को गिरफ्तार किया है। एनआईए का कहना है कि इन गिरफ्तारियों के साथ ही पीएफआई के फंडिंग बाय हवाला मॉड्यूल का भांडाफोड़ हुआ है, जिसकी जड़ें संयुक्त अरब अमीरात में थीं और बिहार व कर्नाटक से संचालित किया जा रहा था। भारतीय थल सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रांजिस्क 23 केरल में त्रिवेंद्रपुरम के पैंगोंड मिलिट्री स्टेशन में आयोजित किया जा रहा है। यह पहली बार है जब दोनों देशों की सेनाएं प्रारूप में तिरुवनंतपुरम स्थित भारतीय सेना के सैनिकों और फ्रांस की 6ठी लाइट आर्म्ड ब्रिगेड के एक कंपनी समूह के प्रत्येक दल के साथ शामिल हो रही हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास का उद्देश्य स्मारक स्तर पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच अंतर संचालन, समन्वय और सहयोग को बढ़ावा देना है। भारतीय नौसेना ने मध्यम क्षमता की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल यानी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इस मिसाइल को विशाखापट्टनम गाइडेड मिसाइल विध्वंसक से दागा गया। इसने एंटीशिप मिसाइल को कुछ ही समय में मार गिराया। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने मंगलवार को एम्स रायपुर के पहले दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री ने दीक्षांत समारोह में 850 छात्रों को चिकित्सा और नर्सिंग की डिग्री प्रदान की। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने नए चिकित्सकों से आह्वान किया कि वे सेवा भाव के साथ कर्तव्य निर्वहन कर समाज में अपनी विशिष्ट पहचान बनाएं। इस अवसर पर स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने एम्स रायपुर में डेंटल ओपीडी और ऑडिटोरियम का उद्घाटन भी किया। मंगलवार को हिमाचल प्रदेश में सोलन के धर्मपुर में एक भीषण सड़क हादसा होने से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा कालका शिमला नेशनल हाईवे पर सुबह उस वक्त हुआ जब सोलन से परवाणु की तरफ जा रही एक तेज रफ्तार इनोवा ने हाईवे के किनारे पैदल चल रहे 9 मजदूरों को रौंद दिया। पुलिस ने इनोवा के चालक को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।